अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ कमरोज यूनिवर्सल टॉपिक से। आज हम बात करने जा रहे हैं इस मौजू पर कि जो भाई नुकसान करते हैं। मैं काफ़ी दिन से मैंने कुछ फार्म विज़िट किए हैं, तो वहाँ पे जाके देखा है बहुत भाइयों को बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इस हवाले से हम इनाम भाई से बात करेंगे कि ये जो भाई फार्मिंग कर रहे हैं वो नुकसान क्यों कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इनाम भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इनाम भाई, हमने काफ़ी ज़्यादा जो है ना फार्मिंग विजिट किए हैं, तो हम इकट्ठे किए हैं। हमने जाके देखा है कि बड़े बड़े ज़्यादा लोगों ने नुकसान किए हैं। तो आप भी मेरे साथ थे, तो माशाल्लाह आप 3 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, आपको तो ज़्यादा पता है इस बारे में कि आपने देखा है, वहाँ पे लोगों से पूछा है कि उस बारे में आपकी क्या जो है ना, आप क्या बताएंगे लोगों को क्यों नुकसान किया उन्होंने? अच्छा, भाई का सवाल ये है कि लाइफ स्टॉक के काम में, गोश्त के काम में जो भाई फार्मिंग कर रहे हैं बछड़ों की, आजकल उनको नुकसान हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है। और उसकी रीजन क्या है? तो ये एक बहुत लंबा और तफसीली मौजू है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मुख्तसर से वक्त में इस पे मुकम्मल डिटेल के साथ बात करूं। आजकल जो नुकसान हो रहा है उसकी सबसे मेन वजह यह है कि यूट्यूब पर बछड़ा फार्मिंग के हवाले से बहुत ज्यादा वीडियोस बनाई जा रही हैं और उसके अंदर लोगों को मुनाफा दिखाया जाता है। नुकसान वाली वीडियोस बहुत कम देखी होंगी आपने यूट्यूब पर, नुकसान नहीं बताया जाता। वाहिद हमारा यूनिवर्सल टॉपिक्स का जो चैनल है, इस पर आप देखेंगे तो आपको 4-5 रिसेंटली मुसलसल वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर हमने दिखाया है कि नए फार्मर्स को नुकसान हो रहा है। फी बछड़ा किसी को 4,000 हो रहा है, किसी को 8,000 हो रहा है, किसी को 3,000 हो रहा है। तो वो दिखाने का मकसद यही होता है कि ये काम हम चूंकि इस काम में इन हैं, हम ये काम कर रहे हैं तो भाई हमें फॉलो कर रहे हैं। हम सिर्फ लोगों को मुनाफा ही ना बताएं, जो लोग नुकसान कर रहे हैं वो भी बताएं। और इस टॉपिक पर हमें आज जरूरत ये महसूस हुई है कि हमें इस टॉपिक पर अपने तजर्बे के मुताबिक वीडियो बनानी चाहिए कि नए फार्मर नुकसान आखिर कर क्यों रहे हैं, लोगों को नुकसान हो क्यों रहा है। उसकी जो रीजन है वो यही मेन तो रीजन यही है कि इस मार्केट के अंदर, इस फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग आ गए हैं। इस फील्ड में नए फार्मर बहुत ज्यादा आ गए हैं यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर, जिनको नॉलेज बहुत कम है बछड़ा फार्मिंग का, जिनके पास मालूमात नहीं है, ग्राउंड रियलिटी पे मतलब कह लें उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया, तो वो उनके पास पैसा पड़ा है, वो इधर फील्ड में आ गए और पैसा इन्वेस्ट कर दिया और घर बैठ के वो काम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। अब मैं 3-4 चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले जो नुकसान बंदे करते हैं वो खरीदारी पे नुकसान करते हैं। मंडियों के अंदर जब लोग जाते हैं मंडियों से खरीदारी करते हैं, अगर आप कांटे पे माल ले रहे होते हैं तो मार्केट में आप जो कांटे पे माल लेते हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कांटे वाले काम गलत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कांटे वाले जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को फायदा भी दे रहे हैं, और बहुत सारे कांटे वाले जो हैं वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। जो कांटे वाले गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, नए फार्मर अगर उनके पास जाते हैं तो वो उनको माल जब दिलवाते हैं तो जो जानवरों ने खाया पिया होता है, पानी पिया होता है, 20-20 लीटर पानी पिलाया जाता है जानवरों को, 30-30 लीटर जबरदस्ती पाइप लगा के। ये शिकायतें आप भाइयों ने मुल्तान मंडी में भी देखी होंगी, दूसरी मंडियों में भी देखी होंगी। तो 20-30 लीटर जब जानवर पानी पी लेता है, जाहिर बात उसका 20-30 केजी वजन ये ज्यादा हो जाता है उस टाइम पे। तो जब आपको 20-30 केजी इजाफी पैसे पड़ते हैं 20-30 केजी के, तो वो 20-30 केजी का मकसद ये होता है, अगर 30 किलो जानवर ने पानी या खुराक ज्यादा खाई है तो वो आप ऐसे ही कह लें कि 6-7 हजार का आपको टीका लग गया वहां पे। तो इस हवाले से बहुत ज्यादा जरूरी ख्याल रखना चाहिए कि जिस कांटे वाले से आप डील कर रहे हैं वो बंदा अच्छा हो, वो डीलिंग मतलब आपको अच्छा माल लेकर दे, बगैर पानी वाला माल ना लेकर। अच्छा इनाम भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप दोस्तों को ये बताएं कि जानवर की पहचान कैसे होती है कि वो उसने कुछ खाया है या पानी पिया है, इजाफी पानी पिया है कि या नॉर्मल रूटीन में, इसकी जो आप ये भी बताएं ना दोस्तों को कि वो कैसे खरीदे, पहचान कैसे करे वो। देखिए, ये जो चीज है ये पुराने फार्मर को तो बहुत अच्छी तरह पता होता है, नए फार्मर के लिए भी कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। जो जानवर जिसका पेट भरा हुआ है, जिसका पेट फूला हुआ है, आप ये समझिए कि इसने खिलाया पिलाया खूब है और ऊपर से इसने जबरन पानी पिलाया हुआ है, तो वो जब कांटे पे जानवर वजन किया जाएगा, कांटे वाला वजन करेगा, फर्ज करें जानवर होता है 250 केजी का, तो आपको महसूस होता है कि इसने 20 केजी जो है ना वो इजाफी खाया हुआ है, तो आप उसको 230 केजी के हिसाब से पैसे लगाएं। इस तरह आप वहां से बच सकते हैं। एक तो चीज ये होगी। दूसरा, अगर आप मुट्टे के हिसाब से लेते हैं तो फिर भाई जो नए आते हैं वो अंदाजे से जानवर लेते हैं कि एक जानवर खड़ा है, वो व्यापारी ने 50,000 लगाया, नए फार्मर ने कहा चले 40,000 ले लो, 45 ले लो, 48 ले लो, क्योंकि उसकी कीमत जो है वो 30,000 होती है एक्चुअल में। तो अगर आप मुट्टे से लेना चाहते हैं तो आपके साथ एक तजर्बाकार और इत्माद वाला बंदा जरूर होना चाहिए जो आपको बताए कि इसका वजन एग्जैक्ट इतना है और इसका ये रेट बनता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है।
इसके अलावा जो अब अगली चीज आ जाती है परचेजिंग पे, चलें आप रेट को अगर कंट्रोल कर लेते हैं, उसके बाद ये आता है कि आप नस्ल कौन सी लेनी है। अब नए फार्मर जो हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गलती करते हैं, वो वलैती ले लेते हैं बछड़े। अब वलैती बछड़ों का जो रेट है मार्केट के अंदर, स्लॉटरिंग के अंदर गोश्त का रेट वो कम है, वो कट्टम वाला रेट है 20-30 रुपए 40 रुपए गोश्त का रेट उनका कम मिलता है जो वलैती बछड़े होते हैं। तो दूसरा ये आगे जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी में जो वलैती बछड़ा है वो ग्रोथ भी नहीं करता। देसी बछड़ा लेना चाहिए। आप अगर फैटनिंग में कामयाब नस्ल लेना चाहते हैं, अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं, तो आप साहिवाल क्रॉस ले लें, चोलस्तानी क्रॉस ले लें, देसी क्रॉस ले लें। ऐसे बछड़े लें जिनकी नाप जालर हो, जिनके जिस्म के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, जिनका चमड़ा लूज हो, ताकि उसके अंदर गोश्त बनने की ताकत हो, गोश्त समाने की ज्यादा जगह हो। अगर आप टाइट स्किन वाला जानवर लेंगे जिसका जो चमड़ा है वो बिल्कुल टाइट होगा, तो उसके अंदर गोश्त बनने की गुंजाइश बहुत कम होगी, जिसकी वजह से वो जानवर ग्रोथ कम करेगा। तो इसलिए देसी बछड़े लें, क्रॉस ब्रीड में लें, साहिवाल क्रॉस ले लें, चोलस्तानी क्रॉस ले लें, देसी क्रॉस ले लें। प्योर ब्रीड आपने नहीं लेनी। प्योर ब्रीड वजन करती जरूर है, लेकिन क्रॉस ब्रीड सबसे ज्यादा वजन करती है। तो उसके बाद आपने जो ख्याल रखना है, आपने ये ख्याल रखना है कि जो जानवर आप खरीद रहे हैं उनको कहीं मुंह खुर तो नहीं आया। अगर उनको मुंह खुर आया है तो वो आप बछड़ा हरगिज ना लें। अगर किसी को कोई एलर्जी की शिकायत है वो भी आप बछड़ा ना लें। अगर किसी जानवर को कोई गहरा जख्म है वो भी आप जानवर ना लें। यानी कि आपने जानवरों की बीमारियां वहां पर चेक करनी है। अगर किसी जानवर को कोई मसला हो तो वो जानवर नहीं लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने फार्म के अंदर एक बछड़ा लेकर आते हैं मुंह खुर जिसको होती है, और 20 जानवर आपके दूसरे खड़े हैं, तो सारे जानवरों को वो इफेक्ट करेगी बीमारी, और सारे जानवरों पे वो अटैक करेगी बीमारी, और आपका जो फार्म है वो नुकसान की तरफ जाएगा। अच्छा इनाम भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जी बछड़ों के बारे में तो आपने बता दिया है कि बछड़े की फलां नस्ल लेनी चाहिए। कुछ बच्चे भाई जो हैं वो कट्टा फार्मिंग करते हैं। क्या कट्टे में भी इनकी नस्लें होती है, या कट्टा तो एक ही नस्ल के होता है? उनका क्या तरीका कार है कट्टा खरीदने का? देखिए जी, कट्टे की भी नस्लें होती हैं, लेकिन जो कट्टा होता है वो आपने नॉर्मली वजन के हिसाब से देखना होता है। उसके अंदर ये मैटर नहीं करता इतना कि आपने नीली का जो है ब्रीड लेनी है या रावी की लेनी है। कट्टे में वो इतना जो अमल दरामद नहीं होता जितना बछड़ों में देखा जाता है। तो कट्टा में तो आपने सिर्फ ये देखना है कि ये जानवर कमजोर ना हो, जानवर ग्रोथ करने वाला हो, जानवर ने जो है वो सेहतमंद हो, बीमार ना हो। कट्टों में तो आपने ये चीज देखनी है। लेकिन बछड़ों में आपने ये देखना है कि जानवर, आपने नस्ल भी देखनी है, आपने साइज भी देखना है, कट्टों में भी साइज देखना है। तो साइज के हवाले से जो नया फार्मर खास तौर पर सबसे बड़ी जो गलती करता है, सबसे बड़ी गलती, ये आप बात जहन में रख लें, नया फार्मर यही करता है कि वो छोटा साइज लेता है। 150 kg वाले बछड़े ले लेता है, 125 kg वाले जिंदा बछड़े ले लेते हैं। जिन जानवरों को दूध नहीं मिला होता वो बछड़े खरीद लेता है, क्योंकि वो छोटे होते ही मंडियों में आते हैं, तो नया फार्मर वो खरीदता है। अब जिस जानवर को, जिस बच्चे को दूध ही नहीं मिला, उसने ग्रोथ क्या करनी है? उसके ऊपर गर्मी की शिद्दत भी ज्यादा अटैक करेगी, उसके ऊपर सर्दी की शिद्दत भी ज्यादा अटैक करेगी, उसके ऊपर बीमारियां भी ज्यादा अटैक करेंगी। इसलिए आपने जो बछड़ा लेना है वो लेना है जिसका जो है स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा वो पूरा हो चुका हो, जिसके ऊपर बस अब आपने गोश्त ही चढ़ाना है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको एवरेज वेट जो होना चाहिए आपकी परचेजिंग का, वो 250 kg वाला बछड़ा होना चाहिए। आपको 250 kg वाले 230 kg से लेकर 300 kg तक के बछड़े लेने चाहिए। अब जब आप 230 kg से लेकर 300 kg वाले बछड़े लेंगे, उनका एक तो जो हड्डियों का प्रोसीजर है, जो उनका स्केलेटन का प्रोसीजर वो पूरा हो चुका होगा, वो अपनी हड्डियां मुकम्मल बना चुके होंगे, उनके ऊपर सिर्फ गोश्त आना होगा। और दूसरा ये होता है कि वो बड़े हो चुके होते हैं, वो मजबूत हो चुके होते हैं, उसके ऊपर गर्मी की शिद्दत और सर्दी की जो शिद्दत है वो भी कम अटैक करती है, उसके अलावा बीमारियां भी कम अटैक करती हैं, और वो जानवर तेजी से ग्रोथ करता है। बड़े बछड़े लेने का जो सबसे बड़ा फायदा एंड पे होता है फार्मर को, आखिर में जो फायदा होता है वो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो बड़े बछड़े होते हैं जिनका वेट 300 kg से क्रॉस कर चुका होता है 90 दिन की फैटनिंग के बाद, उनका रेट मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है, उनकी डिमांड मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा है। आप यूं ही समझ लें कि उन बछड़ों का फी किलो का रेट तकरीबन 15 से 20 रुपए फी किलो ज्यादा होता है। तो इसलिए बड़े बछड़े डालने चाहिए, 250 kg वाले बछड़े डालने चाहिए। उनके आपको 3-4 फायदे मैंने गिनवाए हैं। एक तो वो वजन ज्यादा करते हैं, दूसरा उनके ऊपर बीमारियां कम अटैक करती हैं, तीसरा उनका रेट ज्यादा मिलता है, चौथा वो फौरन बिक जाते हैं। फार्मर के पास अगर 20-50 बछड़े खड़े होते हैं तो 10 कस्टमर उसके फार्म पे खड़े होते हैं लाइन में कि मुझे ये बछड़े दें, और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से बढ़ के रेट लगा रहते हैं। तो इसलिए बड़े बछड़े लेने चाहिए, छोटे बछड़ों से बचना चाहिए। अच्छा जी, ये जी इनाम भाई ने हमें नुकसान से बचने के लिए जो जो बताया, इंशाल्लाह आप भाई इनसे अमल करें। नाम भाई ने हमें बता दिया कौन कौन सी नस्ल लेनी चाहिए
और किस वजन से हिसाब में लेने चाहिए। बछड़ों के बारे में बता दिया और कट्टों के बारे में। अगला मेरा सवाल ये है नाम भाई से कि नाम भाई, क्या बछड़ों को फार्म में माहौल भी जरूरी है और किस तरह का माहौल चाहिए और कितना माहौल जरूरी है? देखिए जी, जितने भी बछड़ा फार्मिंग में चीजें डिस्कस यहाँ पे की जा रही हैं, ये सारी चीजें एक से बढ़कर एक जरूरी हैं। अब माहौल की अगर बात करें तो फार्मिंग में आप यूं ही कह लें कि जो माहौल है वो कामयाबी की जमानत है। अगर आप माहौल अच्छा देंगे तो आप कामयाब हैं, अगर आप माहौल अच्छा नहीं देंगे तो आप नाकाम हैं। अब मैं आपको बताता चलूं माहौल में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले आपने माहौल में असल में ये आता है कि आपने जानवर को सुकून देना है। अगर आप जानवर को सुकून देंगे तो जानवर रोजाना की बुनियाद पर वजन करेगा 1300-1400 ग्राम, 1500 ग्राम, यानी कि 1.25 किलो, 1.5 किलो। अगर आप माहौल अच्छा नहीं देंगे तो जानवर 500-600 ग्राम वजन करेगा, जिसकी वजह से फार्मर को नुकसान होगा। तो माहौल के अंदर आपने अगर गर्मियां हैं तो अच्छा शेड देना है जानवर को, ठंडी जगह देनी है, ऊपर पंखे होने चाहिए, पानी का जो प्रॉपर इंतजाम है वो अच्छा होना चाहिए। 2-3 दफा रोजाना ताजा पानी होदियों के अंदर भरा जाए और जानवर खुले हों फैटनिंग वाले, वो अपनी मर्जी से जब उनका दिल करे पानी पिए। दिन में 10 दफा, 15 दफा, 20 दफा, जितनी दफा जानवर को पानी की तलब हो वो पानी ताजा पिए, फ्रेश पानी पिए और खुराक उनको ताजा मिलनी चाहिए। उसके अलावा नीचे सफाई होनी चाहिए हर टाइम। अगर आप देखें ना, अब फार्मिंग बहुत तेज हो गई है, फार्मिंग बहुत आप कह लें फास्ट हो गई है। तो अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो फिर ही रोजाना की बुनियाद पर जानवर जो है वो 1200-1300 ग्राम वजन करेगा और 90 दिन में तैयार होगा। वैसे पहले तो जिम्मेदारों से एक एक पूरे साल में जानवर तैयार नहीं होता था जितना फार्मर 2 महीनों में, 3 महीनों में कर लेता है। तो इसलिए माहौल बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है जानवर की ग्रोथ पर। अगर माहौल अच्छा नहीं है तो जानवर ग्रोथ नहीं करेगा, जानवर पुरसुकून नहीं है, जानवर सुकून में नहीं है तो जानवर रोजाना की बुनियाद पर आपको 600-700 ग्राम देगा, 1300-1400 ग्राम नहीं देगा। इसलिए माहौल बहुत ज्यादा मैटर करता है। जी, इनाम भाई ने बताया है माहौल के बारे में। जैसा कि हमें इंसान को भी माहौल चाहिए होता है, वैसे ही जानवर को भी माहौल चाहिए होता है। अच्छा नाम भाई, अगला मुझे सवाल ये बताएं कि जब जानवर की खरीदारी की जाती है, मंडियों से लेके आते हैं, तो इसको आते ही वैक्सीन करनी चाहिए, डिवर्मिंग वगैरह, या कुछ दिन 8-10 दिन डाल देने चाहिए? जैसा कि बताया गया कि अभी फार्मिंग बहुत तेज हो चुकी है, 70 दिन में, 80 दिन में, 90 दिन में फार्मर जो है वो बछड़े तैयार कर रहे हैं। तो ये तब ही मुमकिन है जब आप सारी चीजें तेजी के साथ करेंगे, तो फिर ही मुमकिन होगा। अब डिवर्मिंग जो है मैं तो आते साथ ही कर देता हूँ, बाज दोस्त गाड़ी से उतारते वक्त कर देते हैं, मैं भी गाड़ी से उतारते वक्त जानवरों की डिवर्मिंग करता जाता हूँ। क्योंकि डिवर्मिंग जब भी करनी है जानवर का खाली पेट होना चाहिए। और जब आप मंडी से जानवर खरीद कर लाते हैं, तब जानवर का पेट खाली होता है, उसकी डिवर्मिंग कर दें और 3 घंटों के बाद आप उनको सब्ज चारा वगैरह दे दें, खुराक दे दें। तो अगर उसका पेट खाली होगा तो जानवर जो है उसके पेट के अंदर जो कीड़े मकोड़े होंगे उसके ऊपर जो खुराक है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, उसके ऊपर ज्यादा असरअंदाज होगी और उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इसलिए खाली पेट होता है जानवर जब मंडी से आया जाता है, फौरन डिवर्मिंग करनी चाहिए। और अगर मुमकिन हो सके तो फौरन ही आप जो है वैक्सीनेशन कर दें। अगर आप 1-2 दिन का वक्फा देना चाहते हैं वैक्सीनेशन के लिए तो दे सकते हैं, लेकिन मैं तो फौरन ही कर देता हूँ। और मेरी नजर में बेहतर भी यही है। बात दोस्त कहते हैं या डॉक्टर्स कहते हैं कि जी सारे इंजेक्शन इकट्ठे नहीं लगाने चाहिए, जानवर जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है, दबाव में आ जाता है, या मंडी से आते साथ नहीं लगाने चाहिए। हमारे जो जानवर है, हमारी जो ब्रीड है वो बहुत आप क्या लें सख्त जान है और ढीठ किस्म की है, इसको कोई मसला नहीं होता। अगर आप 2-3 दिन के वक्फे से एक इंजेक्शन लगाएंगे तो 15-20 दिन आपका मेडिकल ही चलता रहेगा, तो आप जानवरों को तैयार किस तरह करेंगे। इसलिए आते साथ आप डिवर्मिंग भी कर दें, वैक्सीन भी कर दें। अब मुंह खुर की वैक्सीन करनी, उसके अलावा गलघोटू की वैक्सीन करनी, उसके लिए अलावा खाल के इंजेक्शन, ये 3 इंजेक्शन लगाने बहुत जरूरी है। ये सारा खर्चा कुछ 700-800 रुपया फी बछड़े का आता है। बाज दोस्त क्या करते हैं कि वो ये 700-800 बचाने के चक्करों में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ता है। अब पूरे पंजाब में मुंह खुर की जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा उसके असरात आए हुए हैं फार्मों पे और लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मुंह खुर की बीमारी अगर आ जाती है तो फार्मर का जो है वो आप कह लें कि जानवर जो होते हैं वो सिर्फ मरते नहीं है, बाकी सब कुछ होता है। इसलिए मुंह खुर की वैक्सीन जरूर किया करें, रिस्क जरा भी ना लिया करें। अगर आप मुंह खुर की वैक्सीन नहीं करते तो आपके जो फार्म है वो 24 घंटे रिस्क पे है। उसके अलावा गलघोटू की वैक्सीन भी जरूर किया करें। उसका मौसम देख के आगे जो गर्मी का मौसम आ रहा है तो गलघोटू के असरात भी आ सकते हैं, तो इसलिए गलघोटू भी मिस नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा आखिर में जो खाल के इंजेक्शन की बात करूंगा, खाल के इंजेक्शन के जो फायदे हैं वो ये हैं कि खाल का इंजेक्शन जो आइवरमेक्टिन होता है वो स्किन के ऊपर, खाल के ऊपर चमक लाता है। खाल के जो ऊपर लू होते हैं, जो बाल होते हैं बारीक, वो खत्म कर देता है और स्किन के अंदर शाइनिंग लाता है।
और उसके अलावा खाल की जितनी बीमारियां होती हैं उनको खत्म करने में वो मदद देता है। उसके अलावा खाल का जो इंजेक्शन होता है वो एक तरह का डिवर्मर भी होता है, जो पेड़ के अंदर कीड़े होते हैं उनको भी काफी हद तक वो खत्म करने में मददगार साबित होता है। इसलिए खाल का इंजेक्शन भी लगाना बहुत जरूरी है और बहुत फायदेमंद है, लेकिन किसी अच्छी कंपनी की वैक्सीन करनी चाहिए। अब जो कि मुंह खुर की वैक्सीन है लोगों ने की हुई थी, लेकिन कंपनियां अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उनके फार्म भी मुंह खुर की जद में आ गए। तो इसलिए कंपनियां अच्छी इस्तेमाल करनी चाहिए दवाइयों वाली, थोड़े से पैसे खर्च कर लिया करें और अपने आप को, अपने फार्म को सेव कर लिया करें। जी माशाल्लाह, इनाम भाई ने आज बहुत ही प्यारी बातें हमें बताई। जो फार्मर भाई नुकसान कर रहे हैं उनको ये हमारी वीडियो देखनी चाहिए और इन बातों पर अमल करना चाहिए नुकसान से बचने के लिए। तो माशाल्लाह मजीद हम इनाम भाई से, जो इनाम भाई के पास है इंफॉर्मेशन, मजीद इनसे लेते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यूनिवर्सल टॉपिक से अपने मेजबान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।